आज ये मौका ओयूपी ने दिया है। मैंने प्रोग्राम देखा तो मैंने उनसे कहा भी कि शायद आपने मुझे इसमें क्यों डाला है। मैं तो शायद ना इंतज़ार साहब की जैसे जो हस्ती हैं उनसे मैं क्या सवाल जवाब करूंगा और क्या मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही करें इसको, तो इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। और ये मैं ये चाहता हूँ कि इस सेशन में हम इंतज़ार साहब का जो तख्लीकी सफ़र है और जो इनकी शख्सियत है, हम उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। इंतज़ार साहब की तहरीरें तो हम सब पढ़ते हैं, और बल्कि हम क्या पूरा बर सग़ीर में उनका एक मकाम है, एक मर्तबा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इंतज़ार साहब का जो तख्लीकी सफ़र है, जो कि जिसका कि आगाज़ तो खैर तकसीम से पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की नई ममलिकत में जिस तरह के अदबी रुझानात और जो अदबी तहरीकों के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, और इस तरह आज 21वीं सदी में भी वो दाखिल हुए हैं अपनी एक आवाज़ जो कि मुनफरिद है, और जो कि पूरे बर सग़ीर के मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और मुख्तलिफ़ जो अदबी पस मंज़र है उसको समेटे हुए है। तो उससे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो इंतज़ार साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि आप जब वहाँ हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए जी जी। और उसके बाद आप आए, आपने खैर अपना शोरा आफाक जो नावल है बस्ती उसको तहरीर किया, और ये जो आपका पिछले 5 दहाइयों का सफ़र है उसको उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आप उसके बारे में कहेंगे कि उसकी क्या क्या हाइलाइट्स क्या हैं? अब वो यानी मैं खुद बयान करना शुरू करूँ तो खुद मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने तो सीधे सीधा यानी जो हमारी उस वक्त की फ़िज़ा थी और मुख्तसर अफ़साना जो था, जी और आपको मालूम है कि वो 30s की दहाई जो थी, जी उसका जो तहरीक आई, तरक्की पसंद तहरीक आई, जदीदियत की तहरीक आई, उसके साथ मुख्तसर अफ़साने को बहुत यानी बहुत तजवीज़ अहमियत मिली। हासिल हो गई। और उसमें हमारे जो बहुत नुमाइंदा फ़िक्शन लिखने वाले थे, उन्होंने जो बड़े नाम गिने जाते थे और बिग फोर्स ने हमें कहते हैं कि किशनचंद्र, बेदी, इस्मत, मंटो, जी तो ये बड़े समझे जाते थे उस ज़माने में। अगरचे मेरी पसंद एक और अफसाना निगार से है, ये तो चार अपनी जगह पर हैं। एक ग़ुलाम अब्बास गुलाम जिन्हें अब्बास। मैं कहता हूँ, तो और वो क्यों है वो शायद जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। तो इन्हीं के साए में हमने लिखना शुरू किया था, और मैं समझता था कि मैं किशनचंद्र के असर में बहुत हूँ। उस ज़माने में किशनचंद्र को बहुत बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब मैंने अफसाना लिखा तो मुझे एहसास हुआ कि किशनचंद्र इसमें नहीं है, इसमें तो रतननाथ सरार बोल। तो मैं भी 57 के बारे में लिखने वालों को ये शऊर होना चाहिए कि ये किस किस्म का वाक़या था। तो हम शायरों से कह रहे थे कि नज़्में गज़ल नज़्म जो कुछ भी है। तो मैंने नासिर से कहा कि अफसाना कौन लिखेगा इस पर, तो कहा कि अफसाना तो तुम लिखोगे। तो और अफसाना निगार नहीं थे। तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो जो अहद है जिसमें ये वाक़या गुज़रा है, उसका जो तर्ज़ बयान था और इज़हार का तरीक़ा था, वो तो दास्तानी था। दास्तानी थी, बिल्कुल। तो मैंने उसी सूरत हाल को लेकर एक दास्तान लिख डाली, सही। और उससे मुझे ये पता चला कि ये जो दास्तान का उसलूब है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो मुझे पहले बहुत अजनबी नज़र आता था, और शायद ऐसा कि भाई मीर अमन और इस किस्म की शख्सियतें कि, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये इस उसलूब में मैं कुछ करूं। तो फिर रफ्ता रफ्ता मुझे ये एहसास हुआ कि भाई जो हमने मगरिब से सीखा है, जो नई टेक्निक्स हैं जो वहाँ से आई हैं, 19वीं सदी की टेक्निक, वो तो हकीकत निगारी की टेक्निक थी। जी और फिर 20वीं सदी की जो या टेक्निक्स हैं, नई टेक्निक फ्री एसोसिएशन और जी ये चुंगी सिम्बॉलिक, दौर। और सिम्बॉलिक इजहार जो जी है, तो इनको दास्तानी उसलूब के साथ मिलाकर क्या कोई नया तर्ज इजहार वजह किया जा सकता है। तो इस कोशिश में मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी, जो मेरी कोशिश यह थी कि नए जो टेक्निक्स हैं उनसे भी रिश्ता न टूटे, और नई जो है पुरानी जो रिवायत है उससे हमारा रिश्ता जुड़ जाए। सही सही। अच्छा, उसमें जब मैं दास्तानी रिवायत कहता हूँ तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, सिर्फ दास्तानें नहीं आती। मसलन सूफिया के जो मलफूजात हैं जी हाँ। उनका अपना एक इजहार होता है, बिल्कुल। और हिकायात जैसे शेख सादी हमारे
हिकायतों का अपना एक तरीका इजहार है। तो और एक किताब और है, यानी ये एक मलफूज़ात का तर्ज इजहार, एक दास्तानी तर्ज इजहार, एक हमारे जो मजहबी सहाइफ हैं उनकी ज़बान जो है वो बिल्कुल अलग एक तर्ज बयान है। तो मुझे लगा कि ये सब जो है ये हमारा पुराना तो जो तर्ज तहरीर है, तर्ज इजहार जो है, इससे मेरा रिश्ता होना चाहिए। तो उसके ज़ेर असर कुछ कहानियाँ लिखी। फिर उसी जब दास्तानी वो रिवायत में मैं आने कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ मुझे कुछ ऐसी कहानियाँ नज़र आई जिनका रिश्ता कदीम हिंदुस्तान से मिलता था। मसलन एक छोटी सी किताब थी बैताल पच्चीसी। तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल नई दुनिया है कोई। और तो फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई ये जो हमारी कदीम हिंदुस्तान की जो फिक्शन की रिवायत है, कथा कहानी की रिवायत जिसे कहना चाहिए, तो मैंने उस तरफ रुख किया और मुझे एहसास हुआ कि ये तो बिल्कुल ही एक नई दुनिया है और इतना बड़ी रिवायत है ये कि एक समंदर है कहानियों का, कथाओं का। तो इससे मैं कुछ ले सकता हूँ या नहीं। तो इस तरीके से मेरा ये कहानी का सफ़र मुख्तसरन ये है। अच्छा, तो अगर आपने, चूंकि ये आपने कदीम हिंदुस्तान की जो रिवायत थी अदब की, आपने उसका जिक्र भी दिया और हवाला भी दिया है, और ये जो कथा ये जो डिस्कवरी आपने की, ये जो एंशिएंट टेक्स्ट जो थे और जो कहानी का अंदाज़ था हमारी अपनी यहाँ पर बड़े सग़ीर की तारीख़ में, तो ये आपका जो जब इस पर ध्यान गया, तो आप ये भी देखें कि उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक जो है वो भी चल रही थी, 50s और 60s में अपने उरूज में थी, और बाद में फिर उसका जवाल हुआ। तो आपने क्यों मुखालफत की तरक्की पसंद तहरीक अच्छा, की? अच्छा मैं ना वो एक डगर पे चल रहे थे और आप जो हैं वो देवमालाई जो है दास्तानें ढूंढ रहे थे। नहीं, वो शुरू में जब मैं वो कहानियाँ लिख रहा था, अभी वो हकीकत निगारी ही के हाँ, उसलूब में लिख रहा था, उसी वक्त मुझे मेरे तरक्की पसंद दोस्त जो थे तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये माजी को बहुत याद जी करता हाँ, है वो और ये नॉस्टैल्जिया का शिकार है। हाँ, जी हाँ। तो और उस तरीके से उन्होंने पेश किया कि ये कोई बहुत बड़ा मर्द है। तो अच्छा, दो अमराज जो थे उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक ने दरियाफ्त किए थे। एक तो बौदलेयर का हवाला उसमें आता है कि वो आज तक बौदलेयर, हमारा यानी शायर। जी। तो हम समझते थे कि ये मर्द जो है इसका भी कोई रजत पसंदी से और उससे ताल्लुक़ है। और दूसरा मर्द नॉस्टैल्जिया। तो मैंने कहा कि मैं तो बौदलेयर की सफ़ में आ गया कि एक मर्द उसके हवाले से और दूसरा मर्द मेरे हवाले से। लेकिन क्या ये इसको अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आयरनी, सितम ज़रीफ़ी, ये नहीं है कि आज के तरक्की पसंद आपने तब मुखालिफत की और आज अब तरक्की पसंदों की सफ़ में सबसे आगे खड़े हैं, जो हालात हैं पाकिस्तान में इस नहीं, वक्त? असल में जो तरक्की पसंद तहरीक से मेरा यानी एक तो ये कि बड़े पैमाने पर एक जंग हो रही थी वहाँ। जी हाँ, वो तो मेरे यानी सीनियर जो थे वो उनकी लड़ाई थी कि मोहम्मद हसन अस्करी और मुमताज़ शीरी, जी, बिल्कुल। और आप फिर साथ में मंटो साहब भी जी शामिल हाँ, हो गए। शामिल हो गए बाद में, जी। लेकिन वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादातर इनका हिस्सा है, मुमताज़ शीरी और और मोहम्मद हसन अस्करी। अस्करी और साहब, वो पूरा स्कूल। अब वहाँ भी मसला ये है कि अस्करी साहब पहले कृष्णचंद्र के बहुत कायल, और वो इतनी सुपरलेटिव्स में उनकी तारीफ़ कर चुके थे कृष्णचंद्र की। और मैं बार बार अस्करी साहब से पूछता था कि आपने कृष्णचंद्र के बारे में ये कहा था, तो वो हाँ बाएँ शाएँ कर देते थे। और उसके बाद वो तहरीक से उनका टकराव हो गया। जी हाँ, फिर वो पाकिस्तान का हवाला बीच में आ गया। तकसीम के मसले पर नुक्ते नज़र का इख्तलाफ जो था, तो वो तो एक जंग चल रही थी। मैं तो अपनी कहानी लिख रहा था, अपनी कहानी के हवाले से जी। मैं मुरीद इल्ज़ाम बन गया। तो फिर मैंने कुछ लिखा भी, कंट्रोवर्सी में मैं पढ़ ही गया था, तो फिर मैंने कुछ तहरीरें भी हैं मेरी। लेकिन यह कि बाद में वो तहरीर जो है, अब जो है देखिए ना, अब सूरत हाल ये है कि उस वक्त तो एक वो जिंदा तहरीक थी उस वक्त, और जी वो हाँ, ज़ेर बहस थी। अब वो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। सही। तो अब जो उसकी अच्छाइयाँ थी वो शायद उस वक्त नज़रों से ओझल हों, क्योंकि जब आप कंट्रोवर्सी में होते हैं वो। लेकिन अब जो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो तहरीक मुझे बहुत बड़ी तहरीक नज़र आती है, और उसका कंट्रीब्यूशन उर्दू फिक्शन की तारीख़ में और उर्दू अदब की तारीख़ में मुझे बहुत बड़ा नज़र आता है कि वहाँ से एक मोड़ लिया पूरे उर्दू अदब ने। सही, तो वो अपनी जगह पर है। बिल्कुल। वो तो वो है।
उसका एक तारीखी है। तो अगर हम अच्छा, उसकी कमजोरियां अपनी जगह है, जी, उनका मुझे अब तक एहसास है, कुछ रोशनी लेकिन डालिए उन ये कि पर। ठीक है। नहीं, कमजोरियां जो हैं, वो जो कमजोरियों पर आप बात हो कंट्रोवर्सी में गई। में कर चुके हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ कहानी का, और ये जो जातिक जो है कहानी का पूरा अंदाज, या आपने बुद्ध मत की जो थी रिवायत, उसको जब आपने वहाँ आपका ध्यान कैसे गया? नहीं, वो तो मैं पढ़ रहा था जब, जी, तो मुझे एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध के बारे में जो हम पढ़ते हैं, सरमन को हाँ, बहुत अहमियत दी जाती है। तो वहीं मैंने देखा कि एक आध टेल नज़र आई, और जहाँ तक टेल उस है, तो मुझे ये हुआ कि ये महात्मा बुद्ध ये कहानियाँ भी कहते थे। और फिर मैंने एक आध उस हवालों से, मैंने अपना दोस्त हमारे सुहेल अहमद खां थे, मैंने कहा कि अगर तुम्हारी लाइब्रेरी में कोई ऐसा कलेक्शन है जिसमें ये जहाँ तक टेल्स हों तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने मुझे एक वॉल्यूम निकलवा के दिया। तो जब मैंने वो पढ़ा ना, तो मेरी तो आंखें खुल गईं कि महात्मा बुद्ध को हम समझते थे कि ये सरमन दिया करते थे, और मैंने कहा कि ये तो सबसे बड़ा अफसाना निगार है बर्र सग़ीर का। और उस हवाले से मुझे एहसास हुआ कि ये तो टेक्निक ही नहीं है कहानी सुनाने की, जो सही, महात्मा बुद्ध ने वजह की थी टेक्निक। और मैं अब तक चेखोव और मोपासा से टेक्निक का सबक सीख रहा था मुख्तसर सुनाने का, यहाँ महात्मा बुद्ध ने एक दूसरा ही रास्ता दिखा दिया। तो यानी वहाँ से भी आपने अपनी वहाँ भी कहानी कुछ है। और जो उसलूब था उसमें अच्छा, वहाँ से। एक और टेक्निक का मामला जहाँ तक है, जब ये जो पुरानी कथाएं हैं और इसमें उनकी नुमाइंदा कहानियों की जो किताब है वो है कथा सरित सागर। अच्छा, ये उसमें एक कहानी है, और एक कहानी इस तरीके से है कि उसमें से कहानी निकलती चली जाती है। कथा सागर, बिल्कुल जी। अच्छा, इसका उनका तस्वुर हयात से एक ताल्लुक़ है। ये जो टेक्निक नहीं आती है, ये महज यूं ही नहीं आ जाती, उसके पीछे कोई तस्वुर हयात होता है। तो मैंने देखा कि उस पूरी उसमें वो जन्मों का जो चक्कर है कि आदमी मरता नहीं है, जन्म बदलते चले जा रहे हैं, तो वही टेक्निक उसकी उसके असर के तहत ये टेक्निक शुरू हुई कि कहानी के अंदर से कहानी कहानी। तो निकलती मैंने गई, कहा कि मैं भी इस टेक्निक को ज़रा आजमा के देखूं, तो वो इस तरीके से मेरा चला। बिल्कुल। तो आप बस्ती जो आपका नावल है वो अगरचे कि उसके बाद आपने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सी कहानियाँ कही हैं, और भी बहुत सी आपकी तहरीरें आई हैं, लेकिन बस्ती आज भी जब आपकी तहरीरों का जिक्र होता है, उसकी कई ज़बानों में तर्जुमे भी हुए हैं और वो पढ़ा जाता है, वो आपका सबसे जो है इम्पोर्टेंट नावल समझा जाता है, और वो आप समझते हैं कि वो आज भी उसकी उसी तरह रेलेवेंस है जो कि उस वक्त थी? देखिए, ये अदब में रेलेवेंस का जो मसला होता हाँ, है, ये सिर्फ वक्त से मुतालिक नहीं होता, सही है, बल्कि मैं ये कहता हूँ, अभी कल भी जिक्र था कि दो कहानियाँ जो अब से पहले लिखी जा चुकी, सही, वो मुझे लगता है कि वो आज की कहानियाँ हैं, आज इस वक्त इस ज़माने में लिखी गई हैं। बिल्कुल, तो ये रेलेवेंस होती भी है अपने बिल्कुल, जिस तहत में एक कहानी आपने लिखी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं इस वक्त जो कहानी लिख रहा हूँ, तो पता चले कि ये सूरत हाल जिसे मैं बयान कर रहा हूँ वो आइंदा चल कर पैदा होगी, सही, या ये है कि एक सूरत हाल गुजर चुकी है और अब मैंने कहानी लिखी है। तो ये शायरी हो या अफसाना हो या नावल हो, तो उसमें ऐसा होता है कि कभी आप पीछे की तरफ जाते हैं और कभी आप आगे की तरफ की देखते तरफ हैं, देख रहे होते हैं। तो आप उसे मुक़य्यद नहीं कर सकते, आप एक एक सूरत, एक अहद के अंदर, एक ज़माने के अंदर। जी। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि उसमें जो बस्ती में जो जो वारदात थी और जो तजुर्बा था, जो और ज़ाहिर बात है वो आपकी आप बीती भी थी एक तरह से, और जो आप चूँकि आप भी हिजरत करके आए थे, और जो जिस तरह से पाकिस्तान का इर्तिका हुआ है, यहाँ के सियासी और समाजी और मुख्तलिफ दूसरे अवामिल जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो आप ये नहीं समझते कि वो जो हिजरत का सबब था और वो आप पाकिस्तान के बनने से पूरा हुआ? ये तो बहुत टेढ़ा सवाल है कि वो मकसद पूरा हो या नहीं। और अव्वल तो ये सोचना पड़ेगा कि उस वक्त हमने क्या मकसद पेश हाँ, तो नज़र मैं था। मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि जब लेकिन आप ये जब मैं अगर ये मैं बहस करने लगूं, फिर मैं अफसाने के दायरे से निकल जाऊंगा, नहीं, फिर नहीं, किसी और मैदान नहीं, में नहीं, पहुंच हम चाहते जाऊंगा। हैं अब हर मैदान में इस गुफ्तगू के ज़रिए देखिए, मुझे कौमें ख्वाब देखा करती हैं। ये तरक्की पसंद वो जो है पाकिस्तान की तहरीक, ये भी एक ख्वाब था कोई जी हाँ, हमारा।
अब ख्वाब की ताबीर कैसे निकलेगी ये बड़ा मुश्किल होता है तय करना, और ख्वाब को डिसाइफर करना जी। कि ये क्या ख्वाब था, और ये जो ताबीर निकली है ये वाकई उस ख्वाब की ताबीर है सही। या वो ख्वाब को हमने गलत तौर पर समझा था, या गलत तौर पर उसकी ताबीर जो है कुछ और निकल आई, कुछ और ये भी निकल तो आई। होता है ना। जी हाँ। तो अब ये मामला बड़ा कि ख्वाब वो क्या था, और ये ताबीर जिससे हम नबरदाजमा हैं सक, ये ताबीर क्या उनके तस्वुर में थी जो बानियाने पाकिस्तान थे। बिल्कुल, यही अहम सवाल है आज का, और मैं यही चाहता था। एक बार आपने ज़िक्र किया था कि जब आप वहाँ से आ रहे थे तो आपको ये ख़्याल नहीं था कि आप वापस, आपका ख़्याल था कि अभी आप जा रहे हैं पाकिस्तान और फिर लौटेंगे, आराम से जाएँगे। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे और जिस तरह से हालात बने। देखिए